सभी व्यूअर्स का वेलकम करता हूँ वाईटी की लॉजिक वाली क्लास में। हर रोज़ इस क्लास को मैं लाता हूँ इंग्लिश में लॉजिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपके साथ। कभी सोचना मैथ्स के सब क्वेश्चंस बना लेते हो, कॉन्सेप्ट जानते हो, रीजनिंग के भी सेट्स बना लेते हो बड़े अच्छे तरीके से, जीएस भी रट्टे में मार लेते हो, पर इंग्लिश से क्यों हारे हुए हो? क्योंकि इंग्लिश में लॉजिक वाला तरीका आपको सिखाया नहीं गया है। आप हमेशा इसमें रट्टे मारने की कोशिश करते हो, इसी वजह से आज भी आप भी जो ना स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आपके रास्ते से मैं गुजर चुका हूँ, गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, बड़े अच्छे से जानता हूँ इंग्लिश में लॉजिक लगाना। इस क्लास के जरिए हम वही करने वाले हैं। सबसे गुजारिश करूंगा अपने हाथ में एक नोटबुक और पेन को रखें, पूरी वीडियो को एक सिटिंग में देखें, अपने दरवाजे को बंद करके, पॉसिबली एक हेडफोन को यूज़ करें अगर आप कर सकते हैं तो। शुरू करें फटाफट से बिल्डिंग ट्रस्ट को। आओ कुछ नया सीखते हैं, कॉन्सेप्ट से बहुत सारे हैं आज अपनी क्लास के अंदर। कह रहा बिल्ड करना है ट्रस्ट। बिल्ड करना मतलब बनाना, ट्रस्ट मतलब यकीन। कह रहा यकीन को, विश्वास को हमें बिल्ड करना है। अब देखो कौन करेगा, किसके साथ, मालूम चलेगा इसके टाइटल पैराग्राफ से। कह रहा इंडिया नीड्स टू री इंगेज विद पाकिस्तान एंड एंड द सीज फायर वायलेशंस अलोंग द बॉर्डर। इंडिया को नीड्स है, ज़रूरत है इंडिया को किसी काम को करने की। और क्या काम है? देखो पहला काम है री इंगेज करना, फिर से इंगेज करना, फिर से बातचीत करना पाकिस्तान के साथ। अच्छा, और दूसरा काम क्या है, किस चीज़ की नीड है? एंड करना भाई सीज फायर के वायलेशंस को अलोंग द बॉर्डर, बॉर्डर के साथ। तो दो कामों की जरूरत है अपने इंडिया को, पाकिस्तान से बात करने और सीज फायर के वायलेशंस को कर दें खत्म। सीज फायर तो आप जानते हैं ना, आज इन वर्ड्स को मैं नहीं ले रहा हूँ। सीज मतलब रोकना, फायर मतलब गोलीबारी। सीज फायर मतलब गोलीबारी को रोकने का, और जो वायलेशन होता है, वायलेशन मतलब उल्लंघन। तो हम दोनों देशों ने आपस में बात की हुई है कि गोलीबारी नहीं करेंगे बॉर्डर पे, फिर भी गोलीबारी हो जाती है, उसी को कहते हैं सीज फायर वायलेशन। सिंपल सेंटेंस है, आ जाए इसकी ग्रामर पे फटाफट। सब्जेक्ट है इंडिया, वर्ब है नीड्स। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को हमने सिंगुलर लगाया। कैसे पता लगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ जहाँ लगी हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, उसके पीछे हम एस लगा देते हैं जब जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं। तो इंडिया अकेला है तो इसलिए एस लगाए। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश होते तो हम यहाँ पे एस को नहीं लगाते। बिगनर लेवल कॉन्सेप्ट्स हैं, जरूर इन पर ध्यान खींचिए अपना। दूसरी चीज़, सब्जेक्ट और वर्ब ग्रीन और पिंक पूरे एडिटोरियल का मार्क्ड है। पूरे एडिटोरियल का ग्रीन और पिंक के अंदर मैंने मार्क किया हुआ है। क्यों मार्क किया हुआ है? अक्सर ऐसा देखा गया है, जो बच्चे इंग्लिश से आज भी हिचकिचाते हैं, डरते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब को वो नहीं पकड़ पाते। अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ना शुरू कर दें तो आपका डर निकल जाएगा दिमाग से। फर्स्ट स्टेप है आपके इंग्लिश की जर्नी का। तो मेरे सब्जेक्ट से अपना सब्जेक्ट, मेरी वर्ब से अपनी वर्ब को मिलाएं। 15 दिन के अंदर इस एक्सरसाइज को करके देखो। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 16वें दिन सब्जेक्ट खुद चीख करके बताएगा सेंटेंस में से, मैं सेंटेंस का सब्जेक्ट हूँ और ये मेरी वर्ब है। समझ गए ना? तो जर्नी अपनी शुरू करनी है, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, सब्जेक्ट वर्ब को मेरे साथ माइंड करो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी समरी मैं आपको दे देता हूँ, आपको पता लगे किस बारे में लिखा हुआ है। अभी इंडिया के, देखो पाकिस्तान और इंडिया में तो पता ही है अपने को, कुत्ते बिल्ली का खेल चलता है ना, सारा साल चलता है। सीज फायर वायलेशंस होती हैं, कभी हमारे आदमी मरते हैं, कभी उनके आदमी मरते हैं। अभी कुछ हुआ कि हमारे वहाँ के जो डिप्लोमेट्स थे पाकिस्तान के अंदर, उनको इन्होंने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके 2 दिन बाद छोड़ भी दिया है ना, 2-4-6 घंटे बाद। कह रहे इस तरह की वायलेशन चलती रहती हैं, कभी बॉर्डर पे गोलियां चलती हैं, कभी एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को हम अरेस्ट कर लेते हैं। ऐसा ही काम इंडिया भी कर चुका है पिछले कुछ दिन पहले, आज पाकिस्तान ने उसका बदला ले लिया। कह रहे ये चलता रहेगा और तब तक चलेगा जब तक तुम री इंगेज नहीं करोगे, दूसरे से मुंह बना करके फुला करके बैठे रहो एक दूसरे से, और ऐसे ही काम करते रहना। फिर इसने दूसरी चीज़ क्या बोली, ये सीज फायर की वायलेशन है ना, इनका इलाज करो। जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई गलती नहीं है, जिनको गोली खा करके रोज़ है ना, गोली का डर रहता है ना कि आज हमारे गोली लग जाएगी। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ क्या बोली, जब तक तुम्हारा ट्रस्ट बिल्ड ना हो जाए तब तक अपने हाई कमीशन से, पाकिस्तान से मिनिमम स्टाफ रखो वहाँ पे। क्यों छोड़ रखे हैं वहाँ 5-10 आदमी? 1 आदमी 2 आदमी छोड़ दो, सबकी जानों को जोखिम में मत डालो पाकिस्तान जैसे देश में। तो यही कहना चाह रहे हैं, दोनों के बीच में प्यार नहीं है। जब तक प्यार ना पैदा हो तब तक थोड़ा दूरी बना के रखो और लोगों को थोड़ा सेफ बनाने की कोशिश करो। इस समरी को लिखेंगे आप तीनों पॉइंट्स को कमेंट सेक्शन में इंग्लिश के अंदर लिखने की कोशिश करो। जितना आप लिखोगे उतना आपके राइटिंग स्किल्स बेहतर बनेगी। एक वीडियो है, सर्च करना, ऊपर डाल रहा हूँ मैं, इंग्लिश राइटिंग स्किल्स बाय YET। जैसा आप डालोगे ना यूट्यूब में, मेरी 5 वीडियोज़ आ जाएंगी, मैंने अच्छे से बताया हुआ समरी कैसे लिखी जाती है। शुरू करें। कह रहा शेलिंग एंड द रिटेलिएशन अलोंग द लाइन ऑफ कंट्रोल विद पाकिस्तान आर अ मैटर ऑफ कंस्टर्नेशन बिकॉज इट हैज़ बीन अलाउड टू गो ऑन सो लॉन्ग एज टू बिकम एन एवरीडे अक्रंस।
सेंटेंस में बाद में बताऊंगा, पहले जो मेरे साथ बहुत दिनों से सीख रहे हैं ना इंग्लिश, इस सेंटेंस में एक एरर है वो मुझे बताना, बाद में डिस्कस करेंगे उस एरर को। पहले आप देखो सेंटेंस का कह रहा है सब्जेक्ट है शेलिंग और रिटेलिएशन, है ना। कह रहा है शेलिंग करने का जो काम है, गोलीबारी का जो काम है, और रिटेलिएशन मतलब सामने से गोलीबारी का जवाब। तो कह रहा है गोलीबारी शेलिंग और गोलीबारी का जवाब, कह रहे दो चीज़ें जो है ना, और कहाँ पे, साथ साथ इस लाइन ऑफ कंट्रोल के, एलओसी के। और किसके साथ है एलओसी? पाकिस्तान के साथ। कह रहे ये जो दो काम है ना, ये दोनों काम है मैटर, एक मुद्दा कंसर्नेशन का। कंसर्नेशन क्या होता है? आपका पैनिक, आपका फियर, आपकी एंग्जाइटी, आपका डेंजर, आपका डर। कंसर्नेशन होता है बहुत ज़्यादा जब आप जो परेशान हो जाते हो ना किसी चीज़ से, और पैनिक से आप जो है डर के मारे डर जाते हो, वो होता है कंसर्नेशन। कह रहे ये दो चीज़ें ना, ये बहुत ही बड़ा मैटर है डर का, और बहुत ही बड़ा मैटर है एंग्जाइटी का, फियर का। क्योंकि बिकॉज इसको अलाउ किया गया है टू गो ऑन, चलते जाना, सो लॉन्ग, इतने लंबे वक्त के लिए। अच्छा, इतने की, एज टू इतने की, और कितना, बिकम एन एवरीडे अक्रेंस, कि ये बन गया है एक हर रोज़ की होने वाली अक्रेंस, हर रोज़ की होने वाली घटना। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर इसमें ग्रामर है अच्छी वाली, फिर से देखते हैं। शेलिंग और रिटेलिएशन, एलओसी के साथ, पाकिस्तान के साथ जो एलओसी है उस पर बहुत ही बड़ा मैटर है कंसल्टेशन का, फियर का और डर का। क्योंकि इसको अलाउ कर दिया गया है चलते जाना, गो ऑन होना बड़े लंबे वक्त तक, और इतने लंबे वक्त तक, एज टू इतने लंबे वक्त तक कि ये बन गया है अभी रोज़ की अक्रेंस, हर रोज़ की रोज़मर्रा की कहानी। समझ गए सेंटेंस को? आ जाओ सेंटेंस के अंदर की पहले ग्रामर पे, है ना। चलो पहले वोकैबुलरी देख लेते हैं। कंसर्नेशन होता है आपका पैनिक, आपका डेंजर, आपका फियर, आपका डर, आपकी एप्रीहेंशन। एज टू को मैंने आपको बताया इतना की, आप इसको ऐसे भी यूज़ करते हो। दो सेंटेंस में आपको बना के दिखा रहा हूँ। आई एम कन्फ्यूज एज टू विच रोड टू टेक, मैं कन्फ्यूज हूँ और इतना कि कौन सी रोड पकड़ूँ। मैं इतना कन्फ्यूज हूँ, मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कौन सी रोड को पकड़ूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। अच्छा, एक और सेंटेंस देखो। देयर इज़ नथिंग सो फियरफुल एज टू बी अलोन इन अ वॉर, इतना फियरफुल कोई भी चीज़ नहीं है दुनिया में। देयर इज़ नथिंग सो फियरफुल, इतनी डरावनी कोई भी चीज़ नहीं है। और कितनी, इतनी कि एक वॉर में अकेले होना, एक जंग में अकेले होना। तो एज टू बताता है डिग्री को किसी चीज़ की, है ना, कोई चीज़ कितनी बढ़ करके है। तो यहाँ भी यही हुआ, इट हैज़ बीन अलाउड टू गो ऑन सो लॉन्ग, इतना आगे, एज टू इतना कि ये बन गया हर रोज़ का अक्रेंस। जब तक इन चीज़ों को नोट डाउन नहीं करोगे, नहीं सीखोगे, तब तक माइंड नहीं करोगे ना, तब तक ये चीज़ें आपको मिस्टीरियस ही लगेंगी, एज टू क्यों लगा हुआ है, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करें। अक्रेंस होता है किसी चीज़ का अकर होना, किसी चीज़ का घटित होना। अक्रेंस पे आपका मेरा सवाल है आपसे, चलो देख लिया ना इसकी स्पेलिंग। अब बताना चारों में से सही स्पेलिंग कौन सी है, इन चारों में से करेक्ट स्पेलिंग अक्रेंस की कौन सी है। आया हुआ सवाल है ये, है ना, टुच्चा सवाल नहीं है। चारों में से एक स्पेलिंग आप जो है अभी मुझे बताएंगे। ए, बी, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो। चलो, अकरेंस को अगर आपको पकड़ना हो ना तो अकर की स्पेलिंग याद रखना, इतना तो आएगा ही आएगा। कितना? AOCCUR, अकर। ये बताऊंगा मैं आपको क्यों याद रखना है ना, इससे और भी वर्ड बनते हैं। तो अकर तो आएगा ही आएगा। उसके बाद आता है RENCE नहीं आता। अकरेंस की स्पेलिंग क्या होती है? अकर, और बाद में लगा हुआ है ENCE वाला फ्रेंड्स। चलो अब देखो, अकर से एक नया वर्ड बनता है री अकरेंस, है ना, रिकर। ये कैसे बनेगा? इसके आगे री लगा देंगे तो रिकर की स्पेलिंग आप ऐसे बनाओगे ना, री प्लस में अकर। पर ध्यान रखना इसकी स्पेलिंग जब बनती है ना, उसमें से ओ भी निकल जाता है और ये सी भी निकल जाता है, समझ गए ना। तो रिकर की स्पेलिंग क्या होती है? RECUR। रिकर मतलब किसी चीज़ का बार बार होना। तो स्पेलिंग एरर के क्वेश्चंस हैं, ध्यान करें इन पे। अब आ जाओ सेंटेंस के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट था अपना, जो इसमें पड़ी हुई थी एरर। जिसको समझ में आ गई बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आई अब कोशिश करना। ये सेंटेंस देख लो 3 और मुझे बताओ क्या इनमें एरर्स है। अगर आप पकड़ पाते हो तो ये एरर भी आपको समझ में आ जाएगी बड़े आसानी से। सब कोशिश करेंगे। ये रियल लाइफ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वहाँ भी करने हैं आपको, यहाँ भी कर सकते हो। कोशिश करके बताओ मुझे कौन सी इनमें एरर लगी हुई है। चलो देखो, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया था नाउन वीडियो में। कई नाउन्स ऐसे हैं जो एंड लगने के बावजूद सिंगुलर बिहेव करते हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे ब्रेड एंड बटर, जैसे ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, जैसे टाइम एंड टाइट, है ना। आपने सुना होगा इन सब के बारे में, जो कि सिंगुलर ही बिहेव करते हैं बावजूद इनके एंड लगाओ। इनकी वर्ब हमेशा कैसी होती है? सिंगुलर। अच्छा ये सेंटेंस देखो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है क्योंकि दोनों एक ही आइडिया को बताते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कह रहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ना इसेंशियल है। अब इसकी वर्ब कैसे आई है? सिंगुलर आई है, बिल्कुल ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इसेंशियल। इंग्रेडिएंट्स, अब इंग्रेडिएंट्स आएगा, इंग्रेडिएंट आएगा, पीछे एस आएगा या नहीं आएगा ये बताओ पहले चीज़। तो एस नहीं आएगा क्योंकि अगर इस चीज़ को हम सिंगुलर ट्रीट कर रहे हैं ना, तो इसको पूरे सेंटेंस में सिंगुलर ट्रीट करना है।
इंग्रेडिएंट्स नहीं, फिर इंग्रेडिएंट ही हो गए। अच्छा, फॉर मोटिवेशन इनोवेशन है ना। अच्छा, आगे क्या लगाया मैंने, आर परस्यूड बाय ईच डेवलप्ड नेशन। ये बताओ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जब इज है तो आर परस्यूड हो सकता है क्या, यहाँ भी आएगा इज परस्यूड। तो आइडिया ये है कि सिर्फ पहली वाली वर्ब को देख के मत समझ लेना कि ये सही हो गया, सेंटेंस को पूरे को परस्यू करना है, आपको आगे तक देखना है क्या इसको हमने सिंगुलर ट्रीट किया है या नहीं किया। अच्छा, अगले को देखो, ब्रेड एंड बटर आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ माय ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर जो है मेन इंग्रेडिएंट्स है मेरे ब्रेकफास्ट के। गलती क्या होगी, ब्रेड एंड बटर को सिंगुलर की तरह से ट्रीट किया जाता है। मैंने आपको सारे जोड़े भी बता दिए थे ना उस वीडियो के अंदर, नाउन वाली में डाल दूंगा अभी मैं यहाँ। तो यहाँ पे भी मुझे क्या लगाना है, इसको लगाना है, ठीक है ना। अच्छा, आगे देखो, इट गिव्स मी क्विक एनर्जी टू स्टार्ट द डे। इट भी सही है यहाँ पे ब्रेड एंड बटर के लिए, और गिव्स भी सही है, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगी है। अगर ये सिंगुलर ना होता ना तो यहाँ लिखता मैं दे गिव मी क्विक एनर्जी टू स्टार्ट द डे। तो आइडिया क्या है हमारा, जैसे आपने इसको सिंगुलर माना है पूरे सेंटेंस में सिंगुलर होना चाहिए। अच्छा, एक और देख लो, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग कॉजेज एक्सीडेंट्स। ये दोनों काम एक ही हैं, ड्रिंक करना और ड्राइव करना, है ना। आप ड्राइव और ड्रिंक करते हो तभी एक्सीडेंट होते हैं ना, खाली ड्राइव करने से होते हैं, ड्रिंक करने से होते हैं। तो कॉजेज यहाँ पे हमारी वर्ब ठीक है ना। आगे देखो, एंड आर बिलीव टू बी अ सोशल इविल। देखो, अ सोशल इविल है तो आर बिलीव नहीं होगा, ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग है तो इज बिलीव टू बी अ सोशल इविल। अब यहाँ पे इसने यही गलती की है, शेलिंग एंड रिटेलिएशन। वैसे तो दोनों सिंगल ही आइडिया को बताते हैं, शेलिंग मतलब गोलीबारी, रिटेलिएशन मतलब गोलीबारी का जवाब, है ना। दोनों चीज़ें साथ साथ में होने वाली चीज़ें हैं, इन दोनों को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे इज लगाना था, और जैसा कि इसने आगे इसको इट के साथ में दिखाया भी है, इट हैज़ बीन अलाउड। अगर ये सिंगुलर था ना तो इट हैज़ बीन आना चाहिए था, वो ठीक है, पर यहाँ भी आप इज लगाते ना तभी सिंगुलर होता। और अगर आर लगाया था तो यहाँ लगाना था दे हैव बीन अलाउड। तो जो आप डिसाइड कर लो, शुरू में डिसाइड कर लो, फिर आगे कंफ्यूज नहीं होना। कहीं पे आर लगा रहे हो, कहीं पे हैज़ बीन लगा रहे हो, कहीं पे इट लगा रहे हो, कहीं पे प्लूरल वर्ब लगा रहे हो। तो ये गलती इसने कर दी है, आप ना करें। आगे बढ़े, करे द अनफॉर्चुनेट डेथ ऑफ सिपोय लुंगाबुई एबनोमली एंड द एयर लिफ्टिंग ऑफ 2 अदर सोल्जर्स, जिनके ये नाम है और ये नाम है। अच्छा, कहाँ पे, टू द कमांड हॉस्पिटल इन उधमपुर, यहाँ पे इस जगह पे। अच्छा, क्यों, बिकॉज ऑफ इंजरीज ड्यू टू शेलिंग इन पूंछ सेक्टर आर द लेटेस्ट ग्रिम रिमाइंडर ऑफ दिस फिनोमिना। कह रहे जो अनफॉर्चुनेट डेथ है, बिना बात की जो डेथ है इस सिपाही की, और जो एयर लिफ्टिंग का काम है, एयर लिफ्ट करने का मतलब क्या है, किसी को एयर में लिफ्ट करना, किसी को किसी जगह से प्लेन में हेलीकॉप्टर में बिठा करके ले जाना। तो कह रहा एयर लिफ्ट करने का काम है बैटल फील्ड में से 2 सिपाहियों का, जिनका नाम है ये और ये। और एयर लिफ्ट कहाँ किया गया, कमांड हॉस्पिटल की तरफ उधमपुर के अंदर। अच्छा, क्यों किया गया, बिकॉज ऑफ इंजरी, चोटों के कारण, जो कि ड्यू टू थी, जो कि कारण थी शेलिंग के पूंछ सेक्टर में। कह रहे ये जो 2 काम है ना, इनकी डेथ और इनकी एयर लिफ्टिंग का काम, ये लेटेस्ट ग्रिम रिमाइंडर है, ये सबसे नए उदासी भरे रिमाइंडर्स हैं, ग्रिम रिमाइंडर्स हैं। और किसके, इस फिनोमिनन के, इस ऊपर वाली घटना के। ग्रिम का मतलब क्या होता है, जो डार्क हो, ग्लूमी हो, ब्लीक हो, सॉम्बर हो। आप अपने घर की खिड़की से देखो, बाहर अगर बारिश आ रही हो ना, शाम का वक्त हो 7 बजे का, तो जो मौसम होता है ना, उस मौसम को कहते हैं ग्रिम मौसम। कैसा होता है वो, उदासी भरा होता है, डार्क होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है। तो कह रहा बस ये वही उदासी वाला हमारा एक रिमाइंडर है। अब देखो, ऊपर वाली जो चीज मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पे ये सिंगुलर होना चाहिए, ये मुझे कैसे पता लगी, नीचे देखो, फिनोमिनन, ये एक ही फिनोमिनन इसको हमने माना है। फिनोमिनन का मतलब होता है एक सिंगुलर अकरेंस, है ना, सिंगुलर नाउन है। इसका अगर मैं अभी प्लूरल बनाऊं तो क्या बनेगा, फिनोमिना, है ना। तो ये हो जाता कई सारी घटनाएं। तो हमने ऊपर वाले को सिंगल मान करके चला, इसीलिए हमने दिस फिनोमिनन लिखा, दीज फिनोमिना यहाँ पे हमने नहीं लिखा। आ जाओ सेंटेंस की ग्रामर के अंदर, इतना तो समझ ही गए आप, है ना, वोकैबुलरी तो। ड्यू टू वर्सेस ओइंग टू, मैं बार बार इसलिए करवाता हूं ताकि आप जब कर करके 4-5 बार खुद कर लोगे ना तो आपको मालूम चल जाएगा ड्यू टू ओइंग टू को अपने को कैसे यूज करना है। करवा चुका हूं मैं, फटाफट से दोनों के दोनों ब्लैंक्स के अंदर कोशिश करो ओइंग टू या ड्यू टू में से एक को फिट करने की, अपने वाला टेस्ट लगा के जो मैंने आपको बताया हुआ है। याद है ना टेस्ट, कॉज्ड बाय। आओ देखें फटाफट से, सब्जेक्ट वर्ब मैंने मार्क कर दिया है, डेथ ऑफ ए सोल्जर सब्जेक्ट हो गया, एज हो गई आपकी यहाँ पे वर्ब, सोल्जर यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, डाइड हो गई इसकी वर्ब। क्या करना है मुझे, कॉज्ड बाय को ब्रैकेट में रख के देखना है ब्लैंक के अंदर, अगर वो फिट बैठ जाए, अगर वो सही बैठ जाए तो ड्यू टू आएगा, अगर वो सही ना बैठे तो ओइंग टू आएगा। अब फिट कैसे बैठेगा फटाफट से देख लेते हैं। डेथ ऑफ ए सोल्जर का सब्जेक्ट, उसकी वर्ब आ गई इज,
अब कॉज जो है ना, कॉज्ड, इसको फिट करने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो इसको आप मेन वर्ब मान लो या इसको एडजेक्टिव मान लो। वर्ब की थर्ड फॉर्म दो ही काम करती है, या तो मेन वर्ब होती है या एडजेक्टिव होती है। मेन वर्ब सेंटेंस में एक होती है तो एक आ गई, अब ये मेन वर्ब तो बन नहीं सकती। एडजेक्टिव बनने के लिए इसके पास में एक नाउन होना चाहिए, इंजुरीज नाम का एक नाउन आया हुआ, कॉमन नाउन, तो ये एडजेक्टिव बन सकती है। अगर ये एडजेक्टिव बन सकती है तो ये फिट हो गई। जैसे ये फिट हुई, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे रख देना है ड्यू टू। फिर समझ लो, अगर ये मेन वर्ब बन जाए तो भी ठीक, ये एडजेक्टिव बन जाए तो भी ठीक। मैंने देखा इंजुरीज नाम के नाउन के बाजू में आ रही थी, एडजेक्टिव का काम कर गई, तो मैंने मान लिया ये सही है। अगला देख लो, द सोल्जर डाइड, यहाँ भी वही करते हैं, कॉज्ड बाय, ठीक है ना। क्या करना है, देखते हैं मेन वर्ब बन सकती है, मेन वर्ब तो डाइड है, मेन वर्ब नहीं बन सकती। एडजेक्टिव बन सकती है, एडजेक्टिव भी नहीं बन सकती। क्यों, इसके बाद में क्या आ रहा है, बाय, इसके पहले क्या आ रहा है, डाइड। ये एक वर्ब है, ये एक प्रेपोजिशन है। एडजेक्टिव तो नाउन के बाजू में आते हैं ना, वर्ब के बाजू में तो एडवर्ब आती है। कॉज कोई एडवर्ब नहीं है, कॉज एक एडजेक्टिव है। अगर एक एडजेक्टिव है तो ये एडजेक्टिव की जगह एक नाउन के बाजू में आना चाहिए था, ना इसके बाजू में कोई नाउन है, ना ये मेन वर्ब बन सकता। इस केस में ड्यू टू यहाँ पे ना कॉज्ड बाय आएगा ना ड्यू टू आएगा, यहाँ पे आएगा ओइंग टू। बड़ा अच्छा टेस्ट है ये, आप सिर्फ इतना सा काम कर लो तो आपको देखते मालूम चल जाएगा ड्यू टू आना चाहिए। ये पहला वाला जो सेंटेंस देख रहे हो ना, ये इसी सेंटेंस की मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, उसके हिसाब से देखो यहाँ भी ड्यू टू आया और यहाँ भी ड्यू टू आ गया। बार बार कोशिश करोगे, 2-3 बार करके देखोगे, बड़े अच्छे से इस फॉर्मूला को आप समझ सकते हैं। बड़े आगे कह रहा, सिपॉय abnormally is the third soldier to succumb to shelling in this area। कह रहे जो सिपाही जिनका ये नाम है ना, सिपाही जो जवान है, ये तीसरे सोल्जर है, तीसरे जवान है शेलिंग के भेंट चढ़ जाने वाले, सकम टू शेलिंग होने वाले। शेलिंग मतलब गोलीबारी, सकम टू मतलब मौत हो जाना, तो गोलीबारी के कारण तीसरे ऐसे जवान हैं जिनकी मौत हुई है इस एरिया के अंदर। आगे स्ट्रक्चर को फटाफट सकम टू को देख लेते हैं। सकम टू, आप इसके साथ में टू देखोगे, फिक्स प्रपोजिशन जैसा है, इसका मतलब होता है दो, पहला या तो मरना या दूसरा होता है हार मान लेना। शी सकम टू हर इंजरी, इसका मतलब क्या है, शी डाइड बिकॉज ऑफ हर इंजरी। सकम टू करने का मतलब क्या है, किस वजह से वो मरी है भाई, अपनी इंजरीज के कारण, तो शी डाइड बिकॉज ऑफ हर इंजरीज या शी सकम टू हर इंजरीज, है ना। जैसे ये सिपाही साहब थे, ये सकम टू शेलिंग हुए हैं, गोलीबारी के कारण इनकी मौत हुई है। अच्छा दूसरा सेंटेंस देखो, आई एम अफ्रेड आई सकम टू टेम्पटेशन एंड हैड अ पीस ऑफ चीज केक। मैं बहुत अफ्रेड हूँ, मुझे बड़ा डर है इस चीज़ का कि मैं सकम टू हो गया टेम्पटेशन के सामने, मैं लालच के सामने एक्सेप्ट कर बैठा डिफीट को, और मैंने एक चीज़ केक का पीस खा लिया। मान लो मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, पर लास्ट में क्या हुआ, टेम्पटेशन के सामने मैंने हार जो अपने घुटने टेक दिए, सकम टू टेम्पटेशन होकर के मैंने चीज़ केक को खा लिया। तो दोनों काम करता है, सकम टू मरने के बारे में बताता है और किसी की डिफीट करने के बारे में भी, एक्सेप्ट डिफीट करने के बारे में भी बताता है। लास्ट सेंटेंस देखो, मैनी अ मैन हैज सकम टू हर चार्म्स। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे आदमियों ने उसके चार्म्स, उसके जो है नखरों के सामने सकम टू किया है, डिफीट को एक्सेप्ट किया है। तो मरे तो नहीं होंगे ना, उसके नखरे कोई वो गोलीबारी तो करती नहीं है ना, वो अखियों से गोली मारे वाला काम तो करती नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे सकम टू का मतलब है एक्सेप्ट कर लिया डिफीट, उसके सामने उसने, बहुत लड़कों ने हार मान ली है। इस सेंटेंस में आप ध्यान से देखोगे, मैनी अ मैन हैज़ लिखा है मैंने, मैनी अपने बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन लेता है, हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, पता है ना आपको। मैनी तो हमेशा प्लूरल लेगा, पर मैनी अ लेगा ना, मनी अ, वो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ये मैनी में से एक एक को उठा करके डिस्ट्रीब्यूट करता है। बहुत सारे लड़कों ने हार जो है मानी है, सब लड़के ने, सब आदमियों ने एक एक करके मानी है, सिंगल सिंगल ने, तो मैन हैज सकम टू हर चार्म्स। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, कह रहा ऑल ऑफ मे द पीर पंजाल रेज विच फ्रंट्स द कश्मीर वैली हैज सीन मॉर्टर एंड स्मॉल आर्म्स फायरिंग। कह रहे पूरी मई के दौरान, ऑल ऑफ द मे, हुआ क्या, जो पीर पंजाल रेंज है ना, जो कि फ्रंट करती है, सामने है कश्मीर वैली के, कह रहे पूरी मई के दौरान वो देख चुकी है मॉर्टर और स्मॉल आर्म्स की फायरिंग को, ऐसी गोलीबारी को जो स्मॉल आर्म्स छोटे मोटे बंदूकों की हैं। मॉर्टर बोलते हैं आर्टिलरी को, इसका हिंदी नाम मुझे नहीं पता है। इसमें क्या दूर दूर तक आप जो है तोप के गोले फेंक देते हो एकदम निशाना लगा के, तो पीर पंजाल रेंज ने यही देखा है ज़्यादातर मई के दौरान। अब फटाफट से आ जाए अपने इस सेंटेंस के अंदर, अपना मेन ग्रामर कॉन्सेप्ट आज का, ऑल के बाद में कब ऑफ लगाना है, कब उसके बाद में ऑफ नहीं लगाना है। 6 सेंटेंसेस के अंदर आप मुझे बताएंगे क्या मैंने ऑफ को सही लगाया, और अगर सही नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगाया। आप पहले सही करो, फिर मैं आपको बताता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट। चलो अब खुद से कोशिश जरूर करना, नहीं करोगे तो पता ही नहीं लगेगा करना क्या है ना। देखो पूरा कॉन्सेप्ट है आपके सामने,
ऑल है ना, ऑल, इसके बाद में कभी तो ऑफ लगेगा और कभी नहीं लगेगा। कैसे पता लगेगा सर मुझे? बिल्कुल पता लग जाएगा अगर आपको ये पता लग गया ऑल के बाद में अगर कोई पर्सनल प्रोनाउन है ऑब्जेक्टिव केस के अंदर, अगर अस है, देम है, हर है, हिम है ना, अगर ऐसा है ऑब्जेक्टिव केस में पर्सनल प्रोनाउन तो ऑफ लगेगा ही लगेगा। अच्छा, किस केस में नहीं लगेगा? अगर सब्जेक्टिव केस में पर्सनल प्रोनाउन है तो कभी भी नहीं लगेगा। अच्छा, अगर कोई सर नाउन आ जाए तो कॉमन नाउन अगर आ गया तो कभी भी नहीं लगेगा। और अगर कॉमन नाउन के अलावा कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए कॉमन नाउन के अलावा, या कोई प्रॉपर नाउन आ जाए, या द, दैट, दिस, दिस, ऐसे कोई प्रोनाउन आ जाए, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आ जाए, तो ऑप्शनल है, चाहे लगाना है या ना लगाओ। मैं इसको याद करने का आपको तरीका भी बता दूंगा, रूल को लॉजिक के साथ। पहले फटाफट से इस रूल को अप्लाई करते हैं इन 6 सेंटेंस में और देखते हैं कहाँ पे हमने एरर की। ऑल ऑफ पीपल वांट टू बी रिच। ऑफ के बाद क्या आ रहा है? पीपल। पीपल क्या होता है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन के साथ क्या करना है? कभी भी नहीं लगाना। तो क्या करूँ, इस ऑफ को निकाल देते हैं। ऑल पीपल वांट टू बी रिच। अच्छा, दूसरा देखो, ऑल ऑफ अस वांट टू बी रिच। यहाँ पे क्या आ रहा है? ऑब्जेक्टिव केस के अंदर। ऑब्जेक्टिव केस के अंदर ऑफ तो लगेगा ही लगेगा, इस ऑफ को आप नहीं छोड़ सकते। दूसरे सेंटेंस में है नो एरर। ऑल ऑफ वी वांट इज टू बी रिच। क्या आ रहा है यहाँ पे? सब्जेक्टिव केस के अंदर पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है। सब्जेक्टिव केस में आ रहा है तो कभी नहीं लगेगा, यहाँ से निकाल दो, हटा दो। ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ दिस कंपनी वांट टू बी रिच। क्या आ रहा है यहाँ पे ऑफ के बाद? द एम्प्लॉयज। वैसे तो कॉमन नाउन है पर उसके आगे आ रहा है द। अगर द, दैट, दिस, दिस ऐसा आ जाए तो चाहे तो आप ऑफ लगाओ, चाहे ऑफ ना लगाओ, दोनों बात एक ही है। ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज भी ठीक है और ऑल ऑफ एम्प्लॉयज भी ठीक है। अच्छा, ये देख लो, ऑल ऑफ एम्प्लॉयज वांट टू बी रिच। अब देखो यहाँ क्या आ रहा है? कॉमन नाउन। इसके पहले द भी नहीं आ रहा। ऊपर वाले केस में तो द आ रहा था, इस वाले केस में स्पेसिफाई हमने एम्प्लॉयज को नहीं किया है, द को नहीं लगाया है। इस केस में ऑफ तो बिल्कुल नहीं लगेगा। ऑल ऑफ दिसंबर वॉज फ्रीजिंग कोल्ड। दिसंबर एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के आगे चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, ऑप्शनल है। इस केस में मैं ऑफ को दोनों तरीके से यूज़ कर सकता हूँ। अब इसको अगर आपको याद करना है रूल को, सिर्फ इतना याद कर लो, ऑब्जेक्टिव केस में जब आ जाए तो ऑफ लगा देना, इसके अलावा किसी केस में नहीं लगाना। सिर्फ इसी केस के अंदर तो लगाना है, इसके अलावा किसी केस में देखो, इस केस में तो लगाना ही नहीं, और इस केस में ऑप्शनल है। अगर आपको ऑप्शनल दिया है ना तो आप ना ही लगाओ, क्योंकि इंग्लिश कहती है आप कम से कम वर्ड्स का इस्तेमाल करें। तो मैं इन दोनों को ही मान लेता हूँ नहीं लगाना। तो बचा क्या? सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस देख लेना मुझे, अगर ऑल के बाद आ रहा हो तो मेरे को लगा देना है, अगर नहीं आ रहा हो तो मैंने नहीं लगाना। जैसे यहाँ पे ऑफ अस आ रहा था तो इस केस में मुझे ऑफ लगाना था, बाकी किसी में भी तुम ना लगाओ तो काम चल जाएगा। अब इसके कुछ लॉजिक भी हैं, अगर आप पार्सिंग कर लेंगे तो अभी समझ जाएंगे। यहाँ पे अगर ऑफ लगाओ ना, ऑल ऑफ वी, तो वी की वर्ब जो वर्ब है वो तो है वांट। ऑफ के बाद में वी का ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। अगर मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ कर दूँ तो वांट और इज दो वर्ब्स हैं हमारे पास। एक वर्ब तो ऑल ले लेगा, दूसरी वर्ब कौन लेगा भाई? तो यहाँ पे अगर जैसे ही ऑफ लगाओगे ना, ऑब्जेक्टिव केस अस आना चाहिए, और अस आता ही ये वर्ब जो है ना ये हो जाएगी बेचारी आवारा। तो इस वर्ब को कुछ मिलेगा ही नहीं कुछ देने के लिए, वर्ब को तो सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन ही डील कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मुझे सब्जेक्टिव केस चाहिए, यहाँ पे मुझे सब्जेक्टिव केस चाहिए, इस वजह से इस ऑफ को मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करता। बस यही इसका लॉजिक है, सिर्फ इतना समझ लो, ऑब्जेक्टिव केस का दिखे तो ऑफ को फटाफट से आपको फिट कर देना है। बढ़े आगे। अब देखो यहाँ पे मे के आगे इसने ऑफ लगाया हुआ है। अगर ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन होता, अगर ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन होता तो इस ऑफ को आपको निकालना होता, ठीक है ना। प्रॉपर प्रोनाउन से पहले, नाउन से पहले लगाओ या ना लगाओ, पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में तो यही चीज़ आपको निकालने के लिए वो बोलेगा। कह रहा है ऑन सैटरडे स्प्लिंटर इंजरीज फ्रॉम शेलिंग इन हाजीपुर यूरी क्लेम द लाइफ ऑफ अख्तर बेगम अ सिविलियन। शनिवार को स्प्लिंटर इंजरीज थी ना, जो स्प्लिंटर मैं बताऊंगा क्या होता है। स्प्लिंटर से होने वाली जो इंजरी थी, और कौन सी? शेलिंग से। कहाँ पे? इस जगह पे यूरी के अंदर। कह रहे इस इंजरीज ने ना क्लेम कर लिया लाइफ को इस औरत की जिसका नाम है अख्तर बेगम, एक सिविलियन थी, एक नागरिक थी। अब देखो स्प्लिंटर क्या होता है? लीथल पार्टिकल्स रिलीज्ड इन एन एक्सप्लोजन। जब बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है ना तो उसमें से कांच के, लोहे के, किले नुकीले चीज़ें निकलती हैं। एक्सप्लोजन से लोग नहीं मरते हैं, उस नुकीली चीज़ों से लोग मरते हैं दूर दूर तक, तो उसको क्या कहते हैं अपने? स्प्लिंटर। तो ये वन वर्ड का क्वेश्चन है, लीथल पार्टिकल्स रिलीज इन एक्सप्लोजन आर कॉल्ड स्प्लिंटर्स। तो कह रहे स्प्लिंटर की इंजरी नहीं, इस औरत की लीली जान। कह रहे दिस हैज़ बीन अ वरिंग ट्रेंड एज व्हेन द शेल्स रीच डीपर दे फॉल इन रेसिडेंशियल एरियाज इन विलेजेस सच एज चुरुंडा एंड सिलकोटे। कह रहे एक बहुत ही वरिंग ट्रेंड रहा है ये बहुत ही एक जो है ना हमें जो है वरी करने वाला एक रुझान है, क्योंकि जब शेल्स जो हैं, जब जो गोलियां हैं
रीच करती है, पहुंच जाती हैं गहरे के अंदर, तो वो फॉल करती हैं रेसिडेंशियल एरिया में, रहने वाली आबादी के, बस्ती के एरिया में, जैसे कि इन गाँवों में जिनके नाम है ये। तो गाँवों तक गोलियों की जो है ना बौछार होने लगती है जब थोड़ी सी ज़्यादा गोलियाँ आगे जाती हैं। कह रहे व्हेन शेल्स बिगिन रेनिंग विलेजर्स पैनिक, लीव देयर होम्स एंड रन फर्दर टू टेम्परेरी शेल्टर्स। कह रहे जब शेल स्टार्ट हो जाती है रेन करना, जब गोलियों की बरसात शुरू हो जाती है तो गांव वाले क्या पैनिक कर जाते हैं, फटाफट जो है परेशान होकर के पैनिक करके क्या करते हैं, भागते हैं, लीव करते हैं अपने घरों को, और आगे भागते हैं, रन फर्दर करते हैं टेम्परेरी शेल्टर्स तक, थोड़े टाइम के लिए बनाए हुए शरण के जगहों पे। समझ गए ना। तो ऐसे होता है जब जब गांव में गोलियां बरसती हैं, लोग जो है टेम्परेरी शेल्टर में जाकर के भागने के करते हैं। कह रहे दिस एडिशनल डिस्ट्रप्शन टू लाइफ इन द आफ्टरमाथ of the dilution of Article 370 last August and the COVID-19 lockdown is so something that should be addressed with urgency। कह रहे ये जो एडिशनल डिस्ट्रप्शन ऑफ लाइफ है ना, बिना बात का जरूरत से बढ़ करके ये जो लाइफ में डिस्टर्बेंस है, और कब आई है, जब वो कह रहा आफ्टर माथ में, बाद में डाइल्यूशन के हटा देने के आर्टिकल 370 को पिछले अगस्त में, और कोविड-19 के लॉकडाउन के बाद में। कह रहे ये दोनों से तो परेशान थे ही, ये इसकी आफ्टर माथ में, इसके बाद में जो डिस्ट्रप्शन है ना, इनके बाद में होने वाली जो डिस्टर्बेंस है, कह रहे ये एक ऐसी चीज़ है, इज समथिंग जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए, संबोधित किया जाना चाहिए अर्जेंसी के साथ, फटाफट अर्जेंट के अंदर। तो कह रहे दोनों से परेशान है, इससे परेशान मत करवाओ इनको, गोलियों से तो कम से कम इनसे जो है इनकी जान छुड़वाओ। अब सेंटेंस में देखने वाला एक फ्रेज आया अपने पास, इन द आफ्टरमाथ ऑफ। ऐसे 5 फ्रेज हैं, पांचों का मतलब एक ही है, इन द आफ्टरमाथ ऑफ, इन द वेक ऑफ, आफ्टर, फॉलोइंग, एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ। समझ गए ना। तो ये पांचों के पांचों एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, इसका मतलब होता है के बाद में, है ना। तो डिस्ट्रप्शन ऑफ लाइफ के बाद में इन सब चीज़ों के। बढ़ेंगे आगे। कह रहा है शेलिंग शुड नॉट बी अलाउड टू बी अ रेगुलर अकरेंस। जो गोलीबारी है उसको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए एक रेगुलर अकरेंस की तरह। हर रोज़ की बात नहीं होनी चाहिए गोलीबारी, कभी कभार तो हो जाती है, ठीक है, पर रेगुलर अकरेंस की तरह इसको अलाउ वहाँ पे बॉर्डर पे नहीं किया जाना चाहिए। सीज फायर विद पाकिस्तान along the line of control is obviously not working and the government needs to build bomb shelters for civilians until normalcy returns। कह रहा सीज फायर का जो काम है, गोलीबारी को जो रोकने का काम है पाक के साथ एलओसी के चारों तरफ along the LOC, कह रहे ये ऑब्वियसली वर्क नहीं कर रहा है। सीज फायर बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है दोनों देशों के बीच में, और सरकार को ज़रूरत है कि बिल्ड करे बॉम्ब के शेल्टर्स को सिविलियन के लिए, जब तक नॉर्मलसी रिटर्न ना हो जाए, जब तक सामान्य हालात वापस ना आ जाए। सेंटेंस में देखने वाले वर्ड्स, नॉर्मलसी जानते हैं ना, नॉर्मल कंडीशन को बोलते हैं अपने नॉर्मलसी। अनटिल, अनलेस, इन दोनों के बाद में हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस लगाएंगे। आपको बोलने में लगता होगा जब तक ऐसा ना हो जाए, है ना, अनटिल नॉर्मलसी डज नॉट रिटर्न, पर नॉर्मलसी रिटर्न्स लिखा हमने, डज नॉट नहीं लगाया है। अनटिल और अनलेस अपने अंदर नोट लेकर के बैठे हैं, बस ये गलती अपने हिंदी वाले कर देते हैं, इसके बाद में नोट लगाने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी क्या करेंगे, अनटिल अनलेस के बाद में नोट आप जो है लगाओ तो उसको हटाएंगे। आगे बढ़े। कह रहा है अनफॉर्चुनेटली आस्पेक्ट्स ऑफ रिलेशंस विद पाकिस्तान इन अदर स्फीयर्स आर इन पुअर रिपेयर एज वेल। कह रहा है दुर्भाग्यवश बुरी बात ये है, अनफॉर्चुनेटली बात ये है, कई पहलू रिलेशंस के, आस्पेक्ट्स इन रिश्तों के, और किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, और कहाँ पे, दूसरे स्फीयर्स में, दूसरी जगहों पे, दूसरे प्लेटफॉर्म्स में, दूसरे डायमेंशंस में, कह रहे वो भी पुअर रिपेयर में है, बहुत ही खराब अवस्था के अंदर है। देखो रिपेयर क्या करना होता है, किसी चीज़ की रिपेयर करते हो तो वर्ब होती है किसी चीज़ की मरम्मत, पर रिपेयर को नाउन की तरह यूज़ करोगे उसका मतलब होता है किसी चीज़ की अवस्था या स्टेट। तो कह रहे अनफॉर्चुनेटली यही बात है, जो दूसरे पहलू है ना इस रिश्तों के पाकिस्तान के साथ, और कहाँ पे, दूसरे स्फीयर्स में, दूसरी डायमेंशन में, दूसरे आयामों में, वो भी खराब स्थिति में, खराब अवस्था में है। तो कहने का मतलब क्या है, बॉर्डर पे तो हालत ख़राब है ही, इसके अलावा पॉलिटिक्स के अंदर भी इंडिया पाकिस्तान के अंदर अभी बहुत तनाव चल रहा है, बस वही आगे बताएगा। कह रहे 2 पर्सनल फ्रॉम द इंडियन मिशन इन इस्लामाबाद गोइंग सडनली मिशन फॉर अ वाइल पॉइंट्स टू फर्दर ब्रेक डाउन इन रिलेशन। कह रहे 2 पर्सनल का, पर्सनल क्या होता है, आपके स्टाफर्स, आपके एम्प्लॉयज़, है ना, पर्सनल, इसकी स्पेलिंग देखें, NEL वाला है ये वो वाला पर्सनल नहीं है, आपका निजी वाला पर्सनल नहीं है। कह रहे 2 पर्सनल जो 2 अपने स्टाफ के लोग इंडियन मिशन में इस्लामाबाद के अंदर, कह रहे इनका हो जाना अचानक से मिसिंग,
गोइंग सडनली मिसिंग, और कब के लिए, फॉर अ वाइल, कुछ देर के लिए। कह रहे ये भी पॉइंट टू करता है फर्दर ब्रेकडाउन की तरफ रिलेशन के अंदर, ये भी इशारा करता है और आगे खराब होना रिलेशंस का। सेंटेंस के अंदर एक बहुत अच्छी एरर है जीरेंट की, परसों जीरेंट की वीडियो आपने मेरे साथ देखी है। आप फटाफट से यहाँ पे पॉज करके मुझे बताएं जो जीरेंट का मेन रूल हमने पढ़ा था, क्या रूल इसने वो अप्लाई किया है या नहीं किया। चलो देखो, जिन लोगों ने पढ़ा था वो लोग तो भी देखते ही बता देंगे, है ना, ज़्यादा हमने पुराना रखा नहीं है इस कॉन्सेप्ट को, 2 दिन पहले किया। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था फटाफट इसको देख लो। इन दोनों सेंटेंसेस में देखो कोई आपको गलती लग रही है या नहीं लग रही। चलो, आई या मी दोनों में से कुछ भी लगाऊं मैं। गोइंग टू अब्रॉड मेड हर सैड, मेरा अब्रॉड जाना ने उसको, अब्रॉड मतलब होता है फिर विदेश में, फॉरेन बोल दो आप, मेरा फॉरेन जाना, विदेश में जाने ने उसको सैड कर दिया, मेड हर सैड। अब ये बताओ मैंने सैड किया या मेरे विदेश जाने ने सैड किया। अगर मेरे विदेश जाने ने सैड किया ना तो ये गोइंग, इसको हम बोलेंगे जीरेंट, है ना, वर्ब के आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट का काम कर दे। अगर ये जीरेंट है, गोइंग है, इसने मेरे जो है उसको सैड बनाया है, तो इससे पहले जो आएगा ना, पहले वो आएगा पॉजेसिव केस के अंदर। मैंने नहीं किया, आई या मी नहीं आएगा, मेरे जाने ने उसको किया है, तो मेरे जाने की बात हो रही है तो माई गोइंग लिखूंगा, माई गोइंग टू अब्रॉड मेड हर सैड। देखो ये जो लोग समझ सकते हैं, परसों वाली वीडियो देख के वो तो समझ गए होंगे, अगर आपने नहीं देखी तो मैं डाल देता हूँ, उस वीडियो को देख लेना। अच्छा, दूसरे सेंटेंस को देखो, 2 पर्सनल गोइंग मिसिंग पॉइंट्स फर्दर ब्रेकडाउन, ये वही सेंटेंस है, इधर वाला मैंने इसको छोटे भाषा में लिख दिया है। 2 पर्सनल के गोइंग हो जाने को मिसिंग पॉइंट करता है और आगे ब्रेक डाउन को। अब देखो पॉइंट कौन करता है, पर्सनल करते हैं या उनका गोइंग मिसिंग होता है, उनका गायब होना पॉइंट करता है या वो पर्सनल पॉइंट आउट करते हैं। देखो वो पर्सनल पॉइंट आउट नहीं करते, ये दोनों कर्मचारी तो बिल्कुल सही हैं, इनका गायब होना पॉइंट करता है ब्रेकडाउन की तरफ। अगर यहाँ पे गोइंग हमारा जीरेंट है तो पर्सनल हमारा जीरेंट का सब्जेक्ट हो गया, अगर ये सब्जेक्ट है तो लगाएंगे इसकी पॉजेसिव फॉर्म। 2 पर्सनल्स गोइंग मिसिंग पॉइंट्स फर्दर ब्रेक डाउन। अब सवाल ये है सर आपने तो बता दिया, इसमें इसने क्यों नहीं लगाया, क्या ये ग्रामरीन है क्या, नहीं है। क्या ये एग्जाम देता है क्या आपकी तरह, नहीं देता। क्या ऐसी कहीं नौकरी फंसी है क्या, नहीं फंसी। ये जो है ना ये चल जाता है, आजकल नई तरह की इंग्लिश आ रही है, इसके अंदर हम इस चीज़ को मान लेते हैं, पर जो एग्ज़ाम हम तैयारी करते हैं उसमें प्योरेस्ट इंग्लिश चाहिए, कन्वेंशनल इंग्लिश चाहिए जो लिखने में सही होती है। तो कन्वेंशनल इंग्लिश क्या कहती है, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन ही लगाओगे, और आजकल की इंग्लिश क्या कहती है, जो तुम्हारी इच्छा जैसे मर्जी लगा लो। तो ये आजकल की इंग्लिश है, इसको फॉलो नहीं करेंगे हम करेंगे अपनी कन्वेंशनल इंग्लिश को फॉलो। बढ़े आगे। अब अपने एक व्यूअर का सवाल था, सर ये जो आपने 2 पर्सनल लिखा है प्लूरल है, मैंने गूगल पे पढ़ा है, इसका पॉजेसिव नहीं बनता। पूरी वीडियो उसने देखी, सारा कॉन्सेप्ट समझा, उसको मैंने लॉजिक भी बताया है ना, क्यों पॉजेसिव बनाते हैं। भाई मेरे जाना जो है उसको सेट कर रहा है, तो मेरे के लिए तो माई लिखूंगा ना। वैसे ही प्लूरल के लिए हम जो है पॉजेसिव जो है नाउन बना देते हैं। वो बोला सर मैंने गूगल पे पढ़ लिया, नहीं बनता। तो यार तू गूगल पे पढ़ रहा है तो फिर अपनी वीडियो क्यों देख रहा है। अपने सोर्सेज को चूज़ करो, गूगल से तुम्हारी पढ़ाई नहीं होगी। गूगल पे बहुत चीज़ें हैं, गूगल पे कैरी मिनाटी की वीडियो मिल जाएगी, गूगल पे ढिंचक पूजा के गाने भी पढ़े हैं। तो क्या उनमें से इंग्लिश सीखने लग जाओगे क्या तुम, एग्जाम दे के आओगे क्या उस इंग्लिश से। अपने सोर्सेज को चूज़ करो। मैं जो कंटेंट तुम्हें बना करके दे रहा हूँ बहुत केयरफुली बनाता हूँ, एग्जाम को फोकस में लेकर के बनाता हूँ। उस पर तुम जो है ना मुझे लॉजिक ला करके दो, सर ये इस वजह से ऐसा नहीं होता, तब तो मैं मानूंगा। ऐसे मत ला करके दिया करो ये मैंने गूगल पे पढ़ा है। अरे भाई मैंने भी पढ़ा है गूगल पे, तुमसे भी ज़्यादा पढ़ा है मैंने गूगल पे, फिर उसका क्या करें, है ना। अपने सोर्सेज को चूज़ करना है, आवारा इंग्लिश को नहीं सीखना इधर उधर से। आगे बढ़े, चलो। कह रहा इट मेक्स एविडेंट दैट इंडिया एंड पाकिस्तान आर अनेबल इवन टू अडेयर टू रेसिप्रोकल प्रोटोकॉल्स रिगार्डिंग स्टाफ पोस्टेड इन द मिशंस। कह रहा है ये चीज़ जो है ना ऊपर वाली इट मेक्स बनाती है एविडेंट, बहुत साफ। अच्छा किसको, इस चीज़ को कि इंडिया पाकिस्तान अनेबल हैं, बिल्कुल भी एबल नहीं है वो। और किस काम को करने के लिए, इवन यहाँ तक कि अडेयर टू होने के लिए, इवन यहाँ तक कि स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए। अच्छा किनको, उन प्रोटोकॉल्स को, उन रूल्स को। और कैसे रूल्स हैं, जो हैं रेसिप्रोकल, एक हाथ दे और एक हाथ ले वाले, है ना, म्यूचुअल रूल्स हैं। तो कह रहे बड़ा साफ है कि दोनों कंट्रीज से एविडेंट है रेसिप्रोकल रूल्स को भी अडेयर टू नहीं कर पा रही हैं। और किस बारे में है ये, रिगार्डिंग है स्टाफ के बारे में जो पोस्टेड है इनके इन हाई कमांड के मिशंस के अंदर। समझ गए ना। तो साफ साफ मालूम चल रहा है एक दूसरे के जो कूटनीतिज्ञ हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनके साथ बनाए हुए रूल्स को भी फॉलो नहीं कर पा रही हैं दोनों कंट्रीज। अडेयर टू एक फिक्स प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है फॉलो करना किसी चीज़ को स्ट्रिक्टली। इसके बाद में टू लगेगा ही, इसका सिनोनिम है अबाइड बाय,
उसके बाद में भी टू लगेगा, बाय लगेगा ही लगेगा, दोनों के दोनों फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं। तो अडायर टू इज इक्वल टू अबाइड बाय, इस टू और बाय को कभी भी इसके साथ जो है ना भूल मत जाना। आगे बढ़े, कह रहा वेदर और नॉट, रेसिप्रोकल वर्ड देख लेना ना, एक हाथ दे एक हाथ ले, तुम हमारा देखो हम तुम्हारा देखेंगे, रेसिप्रोकल। कह रहा वेदर और नॉट इट इज अ टिट फॉर टैट रिएक्शन फॉर इंडिया हैविंग एक्सपेल्ड टू पाकिस्तान हाई कमीशन ऑफिसर आबिद हुसैन आबिद एंड मोहम्मद ताहिर खान on charges of espionage. India must take steps to ensure its diplomatic personnel are spared of such harassment. सेंटेंस लंबा है, छोटे छोटे पीस करके पढ़ते हैं इसको। हाँ या ना, वेदर और नॉट, कह रहे हैं हाँ या ना। अच्छा कौन सी चीज़, ये था एक जैसे को तैसा, ये था एक टिट फॉर टैट, और क्या रिएक्शन, और किसके लिए, इंडिया के एक्सपेल्ड कर चुकने के लिए, फॉर इंडिया हैविंग एक्सपेल्ड, किसको, पाकिस्तान के दो हाई कमांड ऑफिसर्स को, हाई कमीशन ऑफिसर्स को। कौन कौन है वो, एक तो ये और दूसरा ये। अच्छा क्यों किया था, चार्जेस पे किया था, स्पाइंग के, जासूसी के। कह रहे हाँ के ना, ये जो ऊपर की रिएक्शन आई है ये टिट फॉर टैट है या नहीं, जैसे का तैसा है नहीं, ये है या नहीं इंडिया के लिए। कह रहे इंडिया को है ना मस्ट टेक, लेने चाहिए स्टेप्स, उन कदमों को इंश्योर करने वाले, पक्का करने वाले। अच्छा किसको, कि इसके जो डिप्लोमेटिक पर्सनल है ना, इसके जो डिप्लोमेसी करने वाले लोग हैं, राजनीतिज्ञ कूटनीतिज्ञ हैं, वो स्पेयर होते हैं, वो बचते हैं ऐसी हरासमेंट से। अच्छा कैसी हरासमेंट, जो कि ऑलवेज प्रेजेंट है, विच इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, और क्या है एपिसोडिकली ऑन शो, कभी कभी हमें ऑन शो भी होती है, दिखाई भी देती है। सेंटेंस को एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर इसकी ग्रामर को देखते हैं। हाँ के ना, ये एक टिट फॉर टैट रिएक्शन था, इंडिया के एक्सपेल कर देने के काम का पाकिस्तान के दो हाई कमीशन के ऑफिसर्स को, जिनका नाम है ये, और इस तरह के चार्जेस पे जो कि थे जासूसी के। कह रहे चाहे ये टिट फॉर टैट रिएक्शन है पाकिस्तान की, चाहे ये पाकिस्तान की नहीं है। अच्छा हुआ क्या, कह रहे इंडिया को लेने चाहिए स्टेप्स, कदम लेने चाहिए कि इंश्योर करते वो कि इसके जो कूटनीतिज्ञ हैं, जो डिप्लोमेटिक पर्सनल हैं, दूसरे देश में रहने वाले इसके जो लोग हैं सरकारी, कह रहे वो स्पेयर हों, वो बच जाएँ ऐसी हरासमेंट से। अच्छा एक कैसी हरासमेंट है, कह रहे जो कि हमेशा प्रेजेंट रहती है पाकिस्तान में, हमेशा ऐसी हरासमेंट हमारे लोगों को झेलनी पड़ती है, और कह रहे वो हरासमेंट है जो एपिसोडिकली कभी कभी ऑन शो भी होती है, सारी दुनिया भी जिसका तमाशा देखती है। तो कह रहे होती तो हमेशा है, आज हमने भी तमाशा देख लिया। इंडिया को इंश्योर करना ही है कि ऐसी हरासमेंट इसके डिप्लोमेटिक पर्सनल को ना मिले। सेंटेंस में देखने वाली चीज़, टिट फॉर टैट देख लिया आपने, फ्रेज है जैसे को तैसा, एस्पिनाज मतलब स्पाइंग, किसी की जासूसी। अब देखो जो ऊपर गलती इसने की थी वही गलती इसने फिर से यहाँ कर दी, जीरंड को पॉजिटिव सब्जेक्ट नहीं दिया, हैविंग से पहले इंडियाज होना चाहिए था। इस सेंटेंस को मैंने दो तरीके से समझाने की कोशिश भी की है, आप देखेंगे जिन्होंने वीडियो देखी है उसको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हमें हिज चाहिए ना, हिज इस जीरंड का सब्जेक्ट, वैसे इस हैविंग जीरंड का सब्जेक्ट हमें चाहिए इंडियाज, है ना, इंडिया नहीं इंडियाज। चलो ये गलती कर रहा है बार बार, आप सीखें इससे, आपको जीरंड के साथ ये गलती नहीं करनी है। आगे बढ़े, कह रहा है बट विद न्यू दिल्ली स्टूडियसली अवॉइडिंग एनी सीरियस एंगेजमेंट इज द स्टाफिंग इन पाकिस्तान कमेंसरेट विद वास्टली स्ट्रंग लिबरल रिलेशंस। कह रहा बट लेकिन, विद के साथ ही, नई दिल्ली के बड़े जतन मेहनत स्टूडियस होकर के, अवॉइड करने के, इस चीज़ को टालने के, इस चीज़ से बचने के, और किस चीज़ से, किसी भी सीरियस एंगेजमेंट से, किसी भी जो सीरियस वाली जो है गंभीर बातचीत से। कह रहे लेकिन नई दिल्ली के बड़े जतन करके, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी मेहनत करके अवॉइड करने के इस काम को, जो कि है सीरियस बातचीत करने का। कह रहे इसके साथ ही कि कह रहे क्या जो हमारी स्टाफिंग है, जो हमने वहाँ पे स्टाफ रखने का काम किया है, पाकिस्तान में स्टाफिंग का काम किया है, वो कमेंसरेट विद होता है, वो उसी प्रपोर्शन अनुपात में है, और किसके, बड़े लंबे दौर पे वास्टली श्रंक हो चुके, जो सिकुड़ चुके बायलैटरल दो तरफा रिलेशंस के। हमने वहाँ पे रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब कर रखे हैं दोनों कंट्रीज़ ने। क्या हमारी स्टाफिंग उन ख़राब रिलेशंस के प्रोपोर्शन में है या नहीं? जब आपका प्यार था तब आपने 50 आदमी रखे हुए थे, आज आपका प्यार नहीं है तब भी 45 आदमी वहाँ काम कर रहे हैं। तो कह रहे क्या आपने अपनी स्टाफिंग को कमेंसुरेट किया है इस बहुत ज़्यादा श्रिंक हुए बायलैटरल रिलेशनशिप के साथ? ये सेंटेंस देख रहे हो, लास्ट वाला इन्वर्टेड है, हेल्पिंग वर्ब पहले आई हुई है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें एक सवाल पूछा जा रहा है। अब बच्चा क्या, कमेंसुरेट, इसका मतलब क्या होता है? को प्लस में मेंसुरेट करना। मेंसुरेशन पढ़ा होगा आपने मैथ्स के अंदर, जिसमें हम जो 3D जो है शेप्स को, उनका एरिया निकालते हैं,
उनका जो है बाद में पेरिफेरी निकालते हैं। मेंसुरेशन, तो मेंसुरेशन मतलब होता है नापना, है ना। कमेंसुरेट वही होता है साथ में नापना किसी चीज़ के, उसी प्रोपोर्शन में किसी चीज़ को नापना। तो क्या हमारा स्टाफ उसी प्रोपोर्शन में नपा हुआ है, नहीं नपा हुआ, हमारे दोस्ती यारी के हिसाब से स्टाफ हमने रखा है या कैसा रखा हुआ है, समझ गए ना। कह रहा है एज द पैंडेमिक रेजेस विद ट्रेवल कर्ब्स एंड रिड्यूस फेस टू फेस अपॉर्चुनिटीज इट माइट बी प्रूडेंट टू टेम्परेली मेंटेन ओनली एसेंशियल मिशन स्टाफ। कह रहे जैसे कि पैंडेमिक रेज हो रही है, पैंडेमिक गुस्सा दिखा रही है, ये महामारी बढ़ती जा रही है, और कह रहे बहुत ही ट्रैवल कर्व्स लगे हुए हैं और रिड्यूस हो गई हैं फेस टू फेस अपॉर्चुनिटीज़। कह रहे वैसे ही ट्रैवल पे बहुत सारे कंट्रोल लगे हुए हैं और फेस टू फेस तो किसी से बातचीत होती भी नहीं है। कह रहे ऐसा होने के साथ ही तो ये बहुत ही प्रूडेंट होगा, ये बहुत ही ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझदारी वाली होगी। टेम्परेली अगर हम मेंटेन करें सिर्फ एसेंशियल मेंटेनेंस मिशन स्टाफ को, है ना, एक सफाई वाला हो, एक अफसर हो, एक उसका जो है एक क्लर्क हो, है ना, सिर्फ एसेंशियल स्टाफ को हम पाकिस्तान में मेंटेन करें अंदर अपने मिशन के अंदर। अच्छा कब तक? टिल इंडिया इज एबल टू ऑब्टेन ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी इन टाइज, जब तक इंडिया एबल है इस चीज़ को करने के लायक है, ऑब्टेन करने को, यकीन और स्टेबिलिटी को, स्थिरता को, बैलेंस को हमारे रिश्तों में, हमारे जो है वहाँ के टाइज के अंदर। तो वैसे भी पेंडेमिक है, ज़्यादा आपसे प्यार भी नहीं है, तो वहाँ पे सिर्फ उतना ही स्टाफ रखें जिससे आपको ऐसा ना हो, बार बार टेंशन ना हो कि हमारे स्टाफ को कोई उठा के ना ले जाए। थोड़ा सा डिफिकल्ट था आज का ट्यूटोरियल, आई थिंक अब तो आपके लिए क्लियर भी हो गया होगा और ग्रामर रूल्स के साथ में थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आपको आया होगा। अब बोलूँगा अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करके मुझे बताना। आपके लाइक, आपके कमेंट्स, आपके शेयर्स ही मुझे बताते हैं ये कंटेंट आपको कितना पसंद आ रहा है, और यही चीज़ को डिसाइड करते हैं, डिटरमिन करते हैं ये कंटेंट कितने लोगों तक पहुंचेगा यूट्यूब के ऊपर। तो हेल्प करें मुझे चैनल को ग्रो करवाने में, अपने शेयर्स को कभी रुकने ना दें। अच्छा दूसरी चीज़, फटाफट से अपने कमेंट्स के अंदर अपनी समरी और क्विज़ के आंसर्स को डाल दें। कल के क्विज़ के आंसर्स मैंने अपडेट कर दिए हैं वीडियो के जो है ना फर्स्ट कमेंट के अंदर। आज मैं वही करने वाला हूँ, कल वाले भी आप चेक कर लेना जा करके, आज वाले भी मैं थोड़ी देर में अपडेट करने वाला हूँ। इजाज़त दें मुझे अगली वीडियो तक के लिए, साइनिंग आउट।